मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम नीचे आ जाओ। मैंने अपने मोबाइल पर मौसूल होने वाला पैगाम पढ़ा और फ़ौरन ही रवानगी के लिए तैयार हो गई। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? जावेद भाई को तो ऊपर बुला लो और कहो कि इन्हें चाय पिए बगैर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उष्णा ने इसे तैयारी पकड़ते देखा तो मोहब्बत भरे रौब से रोका, नहीं यार, फिर कभी सही। महम कॉलेज से वापस आने के बाद इतनी देर घर में अकेली होगी। तुम्हें पता है ना, वो अकेले रहते हुए डरती है। मैं उनसे कहूँगी तो वो रुकने पर तैयार नहीं होंगे। इसने अपनी मजबूरी बयान की तो उष्णा ने मजीद इसरार नहीं किया। वो उसे छोड़ने इसके साथ दरवाजे तक गई। इस मौका पर इसने नोट किया कि इसने भी जो चप्पलें पहन रखी हैं वो इसके सूट से बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखती, बल्कि वो कहीं जाने आने के लिए पहनने वाली चप्पलें थी ही नहीं। ऐसा लगता था कि वो उजलत में या बेहयाली में घरेलू इस्तेमाल की चप्पलें ही पहनकर निकल खड़ी हुई हो। एक ऐसी लड़की से ये हरकत सरदर्द हो जाना जिसकी जामाए देबी और ज़ौक़ को हर एक सराहता हो, नज़रअंदाज किए जाने के लायक बात नहीं थी। यकीनी तौर पर वो किसी उलझन या परेशानी का शिकार थी। इससे गुफ्तगू के दौरान भी उष्णा ने एक आध बार इस बात को महसूस किया, लेकिन यह सोचकर सवाल नहीं किया कि बताने वाली बात होती तो वो खुद ही बता देती। इस वक्त इसका दिल चाहा कि पूछ ले, लेकिन अब मौका नहीं रहा था। नीचे इसका शोहर इसे पिक करने ही वाला है और इसे इंतजार करवाना मुनासिब नहीं था। कल मैं घर पर ही हूँ कि सुबह मुझे अपने मियाँ और नंद की रवानगी के बाद कॉल कर लेना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जाते जाते वो इतनी ही हिदायत कर सकी। अच्छा ठीक है। वो उजरत में कहती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। नीचे पहुंची तो जावेद इसका मुंतजिर था। यह सहेली की अचानक इतनी शदीद याद क्यों आ गई कि बगैर किसी प्रोग्राम के तहत इससे मिलने चल पड़ी। वो जावेद के साथ वाली सीट पर बैठ गई तो इसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। घर से निकली तो माहम का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए थी, लेकिन फिर ख्याल आया कि बहुत अरसे से उष्णा से नहीं मिले तो इसी की तरफ चली गई। वैसे भी घर में रहकर बोर होने के सिवा मुझे करना ही क्या होता है, इसने मुंह बसोरा। इसलिए तो कहता हूँ कि हमें अब फैमिली की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तुम्हारी गोद में बेबी आ जाए तो बोर होने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जावेद इस मौजू पर आ गया जो आजकल इसका सबसे पसंदीदा मौजू था। औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है जावेद। औलाद की ख्वाहिश होना फितरी सी बात है, लेकिन एक समझदार इंसान को यह ज़रूर सोचना चाहिए कि वो इस जिम्मेदारी को उठाने की अहलियत रखता भी है नहीं। बेहद संजीदा लहजे में जावेद की बात का जवाब देते हुए उसकी नज़रें गाड़ियों पर भटक रही थी। फजूल की मंतक है, यहाँ लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, फिर भी बच्चों पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और तुम सब कुछ होते हुए भी इतने अरसे से इस अहम मामले पर टाल मटोल कर रही हो। जावेद का मूड खराब हुआ। टाल मटोल नहीं कर रही, सोच विचार कर रही हूँ। मैं कोई जाहिल औरत नहीं हूँ कि मुस्तकबिल के बारे में सोचे बगैर एक नन्ही जान पर जुल्म करने के लिए इसे दुनिया में ले आऊँ। जावेद के मूड खराब होने की परवाह किए बगैर वो अपने हमेशा वाले मौक़िफ़ पर कायम रही, लेकिन फ़ौरन ही इसे एहसास हो गया कि जावेद की तवज्जो इसके बजाय दाएं जानब मौजूद सुर्ख शरार को ड्राइव करती लड़की की तरफ है। लड़की बहुत ही खूबसूरत और फैशनेबल थी। वो एक ठंडी सांस बार कर रह गई। सिग्नल सब्ज होने और इस शरारत की नज़रों से ओझल होने तक जावेद ने इसकी बात सुनी ही नहीं और समझी नहीं। आपकी ये हरकतें हैं, फिर आप मुझसे कहते हैं कि बच्चा प्लान करूं। बच्चे के सामने भी आप ये हरकतें करेंगे तो इसकी हक तरबियत होगी। सिग्नल खुलने के बाद जब वो आगे बढ़ने और सुर शरार ने अगले मोड़ से अपना रास्ता बदल लिया तो इसने जावेद को जतलाया। बिल्कुल गैर मंतकी बात है। मैंने आज तक किसी को बच्चा न पैदा करने की वजह ये बयान करते नहीं सुना। वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा नहीं था। सबकी अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। मैं समझती हूँ एक बच्चे की किरदार साजी में इसके वालिदैन का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है। बच्चा सब कुछ अपने माँ बाप से सीखता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा आपसे ये सब सीखे। मूड इसका भी अच्छा नहीं था। एक ऐसी लड़की जिसके हुस्न का एक ज़मानत एतराफ़ करता था कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि इसका शोहर इसकी मौजूदगी में कहीं और नज़र डाले। तुमसे तो बात करके बंदा अपने लिए मुसीबत मोल ले लेता है। इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि रात के खाने के लिए कुछ बना कर निकली थी या रास्ते से पैक करा लो। इस पर आदत जावेद ने मौजू बदल दिया। गोश्त खिला कर रख दिया है और माहम को मैसेज कर दिया था कि मसाला डालकर भून ले, घर पहुंचकर आपको कुछ ना कुछ खाना मिल ही जाएगा। उसने खुश लहजे में जावेद का सवाल का जवाब दिया। मेरी बहन बेचारी थकी हारी कॉलेज से आई होगी और आगे इससे पहले ही घर हाली देखने को मिला होगा, फिर काम का बढ़ने लग। कहीं जाना हो तो खाना तैयार करके जाया करो। रोज़ाना मैंने इतने डिशेस बनाकर इसके आगे तैयार करके रखती हूँ। एक दिन वो अपने हाथ पैर हिला भी ले तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लड़कियों को वैसे भी थोड़ी बहुत काम की आदत होनी चाहिए, वरना अगले घर जाकर परेशानी होती है। अगर जावेद रिवायती मर्द बनकर इस पर तनकीद कर रहा था तो इसने नंद को निशाना बनाने में कोई हद नहीं समझा। अभी बहुत वक्त पड़ा है इसके अगले घर जाने में। अभी तो पढ़ रही है, पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो सीख लेगी घरदारी भी। जावेद ने बहन की हिमायत की। पढ़ाई मुकम्मल करके घरदारी सीखने का वक्त मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। खुद मेरे साथ क्या हुआ याद है? हाला ने ऐसी उजरत दिखाई थी शादी की आखिरी पेपर के अगले ही दिन मुझे मायूं बैठना पड़ा था। अगर अम्मी ने मुझे पढ़ाई के साथ साथ घरदारी ना सिखाई होती तो मुसीबत हो जाती। इसके पास भी दलील मौजूद थी। अम्मी को शायद अपनी ज़िंदगी कम रह जाने का एहसास हो गया था जो उन्होंने उजरत में बहुत से फैसले कर डाले। तुम्हें घर की जिम्मेदारी सौंपना भी इनकी दूरअंदेशी थी। इनकी सौंपी जिम्मेदारी मेरे लिए एक अमानत की तरह है, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं इस अमानत में खयानत ना हो जाए। बहुत भी उदास हो गई। खयानत कैसी? जावेद चौंका। अनजान मत बने, ना ही मुझे समझे, इसने तंजिया लहजे में जवाब दिया। जावेद का चेहरा इसके तर्ज पर गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन कुछ कहा इसलिए नहीं कि घर आ चुका था और वो गाड़ी रुकते ही नीचे उतरकर गेट की तरफ बढ़ गई। अपने पास मौजूद चाबी से लॉक खोलकर वो छोटे गेट से अंदर आ गई। फिर जावेद से गाड़ी अंदर लाने के लिए पूरा गेट खोल दिया। मगरिब का वक्त हो रहा है और माहिम ने अभी तक लाइट्स ऑन नहीं की। पूरे घर में अंधेरा हुआ है। जावेद गाड़ी से उतरकर नीचे आया तो वो गेट बंद कर चुकी थी और घर में फैले अंधेरे को देखकर तबसरा कर रही थी।
हो सकता है सो गई हूँ, तुम्हें इसकी आदत का तो पता है, अगर कभी दिन में सो जाए तो लंबी तान कर ही सोती है। जावेद बोलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा और लाइट्स खोलने के साथ ही माम को आवाज़ें भी देने लगा, लेकिन कोई रद्द अमल ज़ाहिर ना हुआ। मैं देखती हूँ, वो बोलती हुई माम के कमरे की तरफ बढ़ी और हल्की सी दस्तक देकर नाप को घुमा कर दरवाज़ा खोला। सामने जो मंजर था इसने इसके होश उड़ा दी और बेहतियार हलक से चीखें निकलने लगी। इसकी चीखें सुनकर जावेद दौड़ता हुआ अंदर आया तो माहम की पंखे से लटकी लाश देखकर इसने भी हवास खो दिए। माहम माहम वो बेहतियार चीखता हुआ आगे बढ़ा और पंखे से झूलती माहम के पैर पकड़ लिए। इसका ठंडा और अकड़ा हुआ जिस्म गवाही दे रहा था कि इसे मरे हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। मुताले की मेज़ पर पेपर वेट तले एक कागज़ रखा गया था जिस पर माहम की आखिरी तहरीर मौजूद थी। इसने लिखा था, मेरी गलती आज मुझे इस मुकाम पर ले आई है कि मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं। बदनामी के साथ जीने से बेहतर है कि मैं इस दुनिया से चली जाऊँ। वो चली गई थी, लेकिन बदनामी कौन रोक सकता था? वो तो किसी सांप की तरह रिंगती हुई इनके घर में घुस आई थी। माम को घर दाखिल होते देखकर ही भाभी की गैर मौजूदगी का एहसास हो गया। एक तरह से ये इसके लिए अच्छा ही था कि इसे भाभी के सवालात का जवाब नहीं देना पड़ रहा था। वो इसकी बेवक्त आमद और ख़राब हालत देखकर लाजमन सवालात करती। अपने कमरे में जाकर इसने बैग एक तरफ डाला और यूनिफॉर्म दिल के बगैर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर लेटने से हवास बहाल हुए और तबीयत ज़रा बेहतर महसूस होने लगी तो वो बिस्तर से उठी और बैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। मोबाइल में वो तस्वीर किसी अफरीद की तरह इसे डराने के लिए अब मौजूद थी। बेबसी के शदीद एहसास के तहत इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर उसी तरह गुजर गई, फिर वो एक फैसले पर पहुंच गई। इसने आखिरी ऑप्शन को छुआ और वो सारी बातें रिकॉर्ड करने लगी जो वो पहले ही कहना चाहती, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लेने के बाद कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। आखिर में मुझे बस आपसे यही कहना है कि आमाल लौट कर इंसान तक वापस ज़रूर आते हैं। हमारी छोटी बड़ी बातें मालिया चाहे वो कितनी ही छुपा कर की गई हों, कभी ना कभी हमारे गले का फंदा ज़रूर बनती है। मेरे हिस्से का फंदा मेरे गले में पड़ चुका है। आप उस वक्त से डरें जब आपके आमाल लौट कर आप तक आएंगे। इस वक्त कहने से पहले तौबा कर ले तो शायद खुदा को आप पर रहम आ जाए और आप इसकी पकड़ से बच जाएं। सब कुछ कह देने के बाद इसने आखिरी बात कहकर रिकॉर्डिंग बंद कर रही थी कि फ़ोन बजने लगा। कॉल अजनबी नंबर से आ रही थी, लेकिन इस पर वो खौफजदा नहीं हुई। वो फैसला कर चुकी थी। इसके बाद इसके सारे खौफ खत्म हो चुके थे। हेलो, इसने पूरे एतमाद से कॉल रिसीव की। क्या फैसला किया तुमने? कब पहुंचा रही हो मुझ तक मेरी रकम? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे जानते हो तो ये भी जानते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और जाहिर है एक स्टूडेंट के पास कुछ नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? भाई के पास ऊपर हाथ साफ करो, भाभी का जेवर वगैरह उड़ाओ, हो जाएगा सारा इंतजाम। वहाँ से मशवरा दिया गया। एक बार ये सब कर लेने के बाद दोबारा क्या करूं? मुझे मालूम है कि एक बार ये सब कर लेने के बाद तुम्हारा मुंह बंद नहीं होगा, तुम दोबारा मुझे ब्लैकमेल करोगे। रुपया पैसा नहीं होगा तो क्या? रुपया पैसा नहीं होगा तो क्या हुआ? तुम्हारे बेदाग और हसीन जिस्म तो है ना, इससे कीमत चुका देना। सच बताऊं, जब से तुम्हारा बेबाक हुस्न देखा दीवाना हो गया हूँ। एक बार इसे छूं तो बकवास बंद कर लो अपनी। तुम मेरी गर्द को भी नहीं पा सकते। अपनी गलती की सज़ा मैं खुद अपने आप को दूंगी। माहम ने इस शख्स को इसकी मुकम्मल बात करने नहीं दी और दाड़ कर बोलने के साथ ही लाइन काट दी। फ़ोन दोबारा बजने लगा, लेकिन इसने काट कर एक साइड पर डाल दिया। अब इसकी नज़रें कमरे पर पंखे पर थी तो वो अपनी अलमारी के सामने जा खड़ी हुई। अलमारी से एक मजबूत कपड़े के दुपट्टे का मुंतहिब करते हुए, अगरचे इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा गैर मुतज़ल्ज़ल था। अभी वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए इब्तदाई तैयारी कर ही रही थी कि इत्तला की घंटी जोर से बजी। कहीं भाभी तो वापस नहीं आ गई। वो ज़हरीला बड़बड़ाई, यूँ तो घर के हर अफराद के पास चाबियाँ होती हैं और वो सब किसी को ज़हमत दिए बगैर खुद ही लाख खोल कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार कोई चाबियाँ भूल जाए तो उसे घंटी बजानी पड़ती है। इसे इस वक्त यही लगा कि भाभी अपनी चाबियाँ भूल गई है और अब इत्तला की घंटी बजा रही थी। चारों नाचार इसे दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर का रुख करना पड़ा। ये तो अशरफ भाई हैं। गेट खोलने से पहले इसने हंसपे आदत डोर आई से झांक कर देखा तो पड़ोसी को सामने खड़ा देखकर बड़बड़ाई और गेट खोल दिया। बर्फ़ मिल जाएगी, असल में हमारा फ्रिज खराब हो गया है और तुम्हारी भाभी साहिबा का ठंडे पानी के बगैर गुजारा नहीं हो पा रहा। वो इनके बेतकल्लुफ़ पड़ोसी थे और दोनों घरानों में ज़रूरत के वक्त एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांग लेना मायूब नहीं समझा जाता था। मैं लेकर आती हूँ। इसने मुख्तसर सा जवाब दिया और बर्फ़ लेने के लिए घर के अंदर चली गई। पैदा होने वाली इस मामूली तअत्तुल ने इसकी मौत के फैसले को टाला नहीं था। नहीं, मैं लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। मेरी बहन पहले ही इतनी तकलीफ उठाकर दुनिया से गई है, अब मैं इसके मरने के बाद इसकी लाश को भी तकलीफ दूँ, ये नहीं हो सकता। जावेद शदीद गाम की हालत में था। इंस्पेक्टर की तरफ से पोस्टमार्टम की बात सुनकर फ़ौरन जज्बाती अंदाज में इनकार कर दिया। ये ज़रूरी है जावेद साहब, इससे हमें मौत की वजह का तयन करने में मदद मिलेगी। वजह तो नज़र आ रही है, इसने खुद अपने हाथों से अपने आप को मारा है। इंस्पेक्टर के समझाने पर वो ज़ोर से मुस्तफसिर हुआ। नहीं, ये वजह नहीं, ये तो रद्द-ए-अमल है। हम वो वजह जानना चाहते हैं जो आपकी बहन को मौत के मुँह में ले गई, लेकिन मैं नहीं जानना चाहता। मैं इसकी किसी गलती को दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहता। इसे एक तरफ अजीज़ बहन के मरने का गम था तो दूसरी तरफ दुनिया वालों की बातों का डर। देखे जावेद साहब, बात इतनी सादा नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। जाए वकूआ और लाश के इब्तदाई जायजे से ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि हमें मौत की वजह खुदकुशी तस्लीम करने में तामुल है। मौत से कबल मुतवफ़ा के साथ ज्यादती की गई। इसके अलावा लाश जिस अंदाज में पंखे से लटकी हुई पाई गई है, इससे भी ये शुबा हो रहा है कि यह खुदकुशी की बजाय कत्ल का केस है। इस बार इंस्पेक्टर ने खुलकर सब कुछ बताया तो जावेद की आंखें हैरत से फट गई। कत्ल? कौन कर सकता है माहम को कत्ल, वो भी घर के अंदर आकर इतने सुकून से कि हमें घर में किसी अजनबी क़यामत का एहसास तक नहीं हुआ। जावेद की हैरानी भरी आवाज़ उभरी। कौन, कैसे और क्यों? इसके लिए हमें भरपूर तफ्तीश करना पड़ेगी और तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम एक इंतहाई अहम कदम है। इंस्पेक्टर मुहज़्ज़ब इंसान था और रवायती पुलिस वालों के मुकाबले में तरीके से जावेद को समझाने की कोशिश कर रहा था।
मुझे इसकी लाश पर चीरे फाड़े जाने का सोचकर तकलीफ हो रही है। वो मर्द होकर भी अपने आंसू पर काबू पाने से कासिर था। जिस बहन को वो बचपन से अपने कंधों पर बिठाकर घुमाता रहा, आज उसके जनाजे को कंधा देने के ख्याल से ही जान निकली जा रही है। बेशक लवाहिकीन के लिए एक तकलीफ से मरहला होता है, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफदेह बात यह है कि मकतूल की मौत का सबब का पता ही न चले। अगर इस हादसे को खुदकुशी भी मान लिया जाए तो ये तय है ना, पीछे से कोई ना कोई फ़र्द ऐसा मौजूद है जो इस मौत का जिम्मेदार है। मैं ऐसे किसी फ़र्द को बच निकलने का मौका देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इंस्पेक्टर ने उसको राजी करने की भरपूर कोशिश की। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा मुनासिब समझे। आखिरकार इसने दिल पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। हमने सुसाइड नोट और मुतवफ़िया का मोबाइल फ़ोन तफ्तीश के लिए अपने कब्जे में ले रखा है और कमरे को भी हम सील कर रहे हैं ताकि तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मजीद शवाहिद की जरूरत पड़े तो हासिल किया जा सके। इंस्पेक्टर ने इसे आगाह किया। इसके बाद सर तस्लीम हम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। लाश के पोस्टमार्टम के लिए रवानगी और इंस्पेक्टर समेत तफ्तीशी टीम की रुस्ती तक इनका घर आस पड़ोस रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से भर चुका था। लेकिन जैसी तन्हाई वो महसूस कर रहा था, पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अपना आखिरी खूनी रिश्ता खो देने के बाद वो इतना हाली हो गया था कि गम बांटने वालों के हजूम में किसी को अपना महसूस नहीं कर पा रहा था। इस घर पर आज बहुत अजीब सुबुतरी थी। वो सुबह उठकर हस्बे मामूल किचन की तरफ नहीं दौड़ी थी कि माहम और जावेद को इनका मनपसंद नाश्ता करवाकर हंसी खुशी घर से रुखसत हो सके। आज किसी को कहीं नहीं जाना था कि माहम हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी और जावेद सुकून और दवा के ज़ेरे असर सोने के बायस अभी तक जागा रही था। घर पर मैयत वाले घर का मखसूस उदासी छाई हुई थी और इसकी अपनी वालिदा समेत पुरसे के लिए रुक जाने वाले दो एक रिश्तेदार भी फिल वक्त सो रहे थे। दरअसल अभी बहुत सुबह थी और गुज़श्ता आसाब शिकत दिन के अख्ताम पर रात गए सोने वालों में से किसी ने भी इतनी जल्दी जागने की हिम्मत नहीं की थी। ये सिर्फ वो थी जो पूरी रात भी सुकून से नहीं सो सकी थी और अभी सुबह जाकर लाउंज के सोफे पर आ बैठी थी। चाहे गुमसुम कैफियत में बैठे उसे उष्णा की आवाज़ ने चौंका दिया। वो भी रात गई यहाँ रुकने वाली में शामिल थी, लेकिन इसे इल्म नहीं हो सका था कि वो कब उठकर किचन में चली गई है और नहायत खामोशी से इसने चाय बनाकर लाई थी। तुमने क्यों तकलीफ की? नायमा बाजी कह रही थी कि सुबह नाश्ता लेकर आऊँगी। इसने अपनी बड़ी बहन का हवाला दिया। इन्हें आने में काफ़ी वक्त लगेगा, वैसे भी ये नाश्ता नहीं सिर्फ चाय है और जिस तरह तुम मुसलसल अपनी कनपटियाँ दबा रही हो उससे पता चल रहा है कि तुम्हारे सर में शदीद दर्द है। ये कहकर वो उसके करीब ही बैठ गई। जो कुछ हुआ है इस पर मेरे असाब झंझला उठे हैं। काश मैं घर से निकलती ही ना तो माम के साथ ये सब कुछ ना होता। वो रंजीदा थी। तुम कल घर से क्यों निकली थी मोना? उष्णा ने इसे तसल्ली देने के बजाय अजीब से अंदाज में पूछा तो वो हैरत से इसे देखने लगी। तुम्हें बताया तो था कि थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और तुमसे मुलाकात को भी दिन हो गए थे। मैं इन बातों को नहीं मानती। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कल अपनी खुशी और मर्जी से घर से नहीं निकली थी। तुम किसी वजह से घबरा कर घर से फरार हुई थी। उष्णा ने इसकी बात को कतियत से रद्द कर दिया। तुम ये कैसे कह सकती हो? इसके रंगत सफेद पड़ गई और हाथ में पकड़े जाने वाला कप लर्जने लगा। कल तुम मेरी तरफ आई थी तो हंसी अपसेट थी और वो भी इतनी ज़्यादा कि मेरे लिए सूट खरीदते हो तुम्हें इस बात तक का ख्याल नहीं रहा कि मुझे अनाबी रंग सख्त ना पसंद है। इसके अलावा तुमने ड्रेसिंग भी तो अच्छी की थी, लेकिन अपने आदत के बार खिलाफ मैचिंग सैंडल की बजाय एक आम सी चप्पल पहनकर चली आई थी। बातचीत के दौरान भी बार बार कहीं खो जाती थी। मैंने इस वक्त पूछा नहीं कि बताने वाली बात होती तो तुम खुद बता देती, लेकिन अब इतने बड़े हादसे के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे कल के रवैये के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बात से तो मैं भी मुत्तफिक हूँ कि अगर तुम घर पर मौजूद होती तो माँ आपके साथ इतनी आसानी से वो सब ना होता जो हुआ है। उष्णा के लहजे में खुद बहुत ही हल्की सी तल ही आ गई थी। मुझे क्या मालूम था कि माम जल्दी घर वापस आ जाएगी। रोज़ाना वो 2:30 बजे के करीब आती है और मेरा ख्याल था कि इस वक्त खतरा टल चुका होगा। कैसा खतरा? उष्णा चौंकी, लेकिन जवाब में खामोश रही। मुझे बताओ मोना, तुम किस खतरे की बात कर रही हो? वरना मैं तुम्हें माम के कत्ल में मुलविस समझूँ। उष्णा ने इसे झंझोर डाला। हाँ हाशिम, मोना ने सरगोशी से अंदाज में कहा। हाशिम का जिक्र कहाँ यहाँ पर आ गया? उष्णा को ये नाम सुनकर झटका लगा। इसने बेयकीनी से इसे देखा। वो वापस लौट कर आ गया है उष्णा, वो पाकिस्तान वापस आ गया है और जब से वापस आया मेरी जिंदगी को जहन्नम बना रखा है। इसकी आंखों से आंसू निकलकर रुखसारों पर फिसलने लगे। ओ माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उष्णा ने अपना सर पकड़ लिया। तुम फ्लाइट पर थी तो बाद में बता देती। तुम मुझसे मिलने आई थी तब कुछ ना बताया। पता नहीं आई थी, फिर ये सोचकर नहीं बता पाया कि तुम पहले ही अपनी ज़िंदगी की जंग तनहा लड़ी हो। मैं मजीद अपने मसाइलों का बोझ तुम पर क्या डालूँ? बेवकूफ़, उष्णा इसकी बात पर बड़बड़ाई। मैं जो ज़िंदगी गुजार रही हूँ वो मेरी अपनी चॉइस है और मैंने कभी इस ज़िंदगी को इतना मुश्किल नहीं महसूस किया कि तुम मुझे हालत जंग में तसव्वुर करो। मेरा ध्यान उलझा हुआ था उष्णा, और तुम्हारे घर में बैठकर खुद बहुत ही ये बात मेरे दिमाग में आ गई कि तुम पर बोझ नहीं डालना चाहिए। इसने सादगी से इतराफ़ किया तो उष्णा ने मजीद कुछ कहना मुनासिब ना समझा और असल मसले की तरफ आई। हाशिम कब वापस आया ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसने मुझसे 1 हफ्ता पहले रब्ता किया है। वो तुमसे क्या चाहता है? इसका वही जुनून है कि तुम सिर्फ मेरी हो। कहता था मैं ये तो बुला सकता हूँ कि मेरे पीछे तुमने किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे आने के बाद भी तुम किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारो। माय गॉड, वो अब भी पहले जैसा है। उष्णा हैरान हुई। मैं तो समझी थी कि वो यूरोप की रंगीन ज़िंदगी में खोकर अब तक तुम्हें भूल चुका हो और अब वो पलट कर कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन वो ना सिर्फ पाकिस्तान आ गया बल्कि तुम पर हक भी जताने लगा है। पहले वो रोज़ मुझे फ़ोन करके मिलने के लिए आने का स्टार्ट करता था। कहता था कि तुम मिलो, हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे और तय करेंगे कि तुम जावेद से कैसे छुटकारा हासिल करोगी। जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे धमकी दी कि वो खुद मुझसे मिलने आएगा। अगर मैंने इसके लिए दरवाज़ा ना खोला तो ये इसके लिए कोई मसला नहीं है।
वो तो है ही लुच्चा लफंगा बदमाश। इसके बाद सुनकर रुशना ने दांत कचकचाते हुए तबसरा किया। मैं जानती हूँ कि वो जो कुछ कह रहा है इस पर अमल भी कर सकता है, इसलिए शॉपिंग के बहाने घर से भाग निकली थी। मोना के जवाब ने रुशना पर वाजे कर दिया कि वो इस रोज बगैर मैचिंग की जूती क्यों पहनी हुई थी और इसके नापसंदीदा रंग का जोड़ा क्यों खरीद लाई थी। वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी। मैं समझ रही थी कि मेरे घर पर ना मिलने की सूरत में वो मुझे कॉल करके कुछ कहेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ना इसकी कॉल आई ना ही कोई मैसेज आया, बल्कि इस रोज़ के बाद वो बिल्कुल ही मंजर से गायब हो गया। वो जूं बोल रही थी, उष्णा के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। मोना, इसने मुस्तरिब लहजे में कहते हुए इसका हाथ थाम कर जोर से दबाया। मोना ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। इसकी नज़रों में खौफ सा था। क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो मुझे? उष्णा ने बेचे बीचे लहजे में पूछा। ये वही था उष्णा, इस जनूने के सिवा ये हरकत किसी और की नहीं हो सकती। मोना ने इतराफ़ करते हुए एक हिचकी ली, लेकिन इसे खुलकर रोने का मौका नहीं मिला। किसी आंधी तूफान की तरह सर पर आ खड़े होने वाले जावेद ने इसे रोना तो क्या सांस भी लेना बुला दिया। तो तुम्हारे ये काले करतूत थे जो मेरी मासूम बहन की जान ले गए। मुझे हर वक्त शराफत का दर्स देने रहने वाली का अपना दामन दागदार है, ये तो किसी को मालूम नहीं था। गज़बनाक सा जावेद गोया अभी इसकी जान ले लेना चाहता था। इसके मजबूत हाथों ने मोना की नाजुक गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। आप गलत समझ रहे हैं जावेद भाई, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। दफ़ा हो जाओ, मैं अपनी बहन के कत्ल में मुलविस इस औरत को किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता। जावेद हलक के बल दाड़ा। प्लीज़ जावेद भाई छोड़ दें इसे, मर जाएगी। उष्णा मोना को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए जोर से जी। इस सारे हंगामे में मुमकिन नहीं था कि सोए हुए लोग सोए रहते। ज़रा सी देर में सब दौड़े आए और किसी न किसी तरह मोना को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया गया। क्या हो गया है जावेद बेटा, ऐसी क्या बात होगी तुम मेरी मासूम बच्ची की जान लेने पर तुले हुए? मोना की अम्मी ने अधमोई हो जाने वाली बेटी को बाहों में समेटते हुए दामाद से शिकवा किया। मासूम बच्ची? करतूत तो मालूम है आपको अपनी मासूम बच्ची के ना। अपने आशिक पीछे लगाकर मेरे घर ले आई है आपकी ये मासूम बच्ची, और इस हबीस ने इसकी जान ले ली जो सचमुच मासूम थी। गुस्से से बोलता हुआ जावेद अपनी बात के इख्तिताम पर जोर जोर से रोने लगा। इस पल सफाई में कुछ बोलना तो दूर की बात, मोना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नजरें उठाकर किसी को देख सके। मोना, उष्णा ने इसे पुकारते हुए जोर से इसका शाना हिलाया तो वो बुरी तरह चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। उष्णा का दिल बेदरा धड़का। वो जब से आई थी इस तरह गुमसुम थी। जावेद के सामने हाशिम का किस्सा खुल जाने के बाद इसकी पोजीशन बहुत खराब हो गई थी। वो जावेद जो इस पर जान छिड़कता था, इसे जान से मारने पर तुला हुआ था। इसके अपने घर वालों की नज़रों में भी इसके लिए शक था और सवालात थे। ऐसे में उष्णा ने यही मुनासिब समझा था कि इसे अपने साथ घर ले आए, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद इसे इस डिप्रेशन से नहीं निकाल सकती जो अपने किरदार पर इल्ज़ाम लगने के बाद इस पर तारी हुआ था। इंस्पेक्टर हसाब तो मिलने आए हैं। उष्णा के इत्तला देने पर इसका चेहरा फक पड़ गया। वो खुद इतने गुमसुम बैठी थी कि इसे एहसास ही नहीं हो पा रहा था और गम भी बहुत ज़्यादा था। कुछ नहीं होता, तुम आओ इनसे मिलो। उष्णा ने इसे समझाना चाहा तो वो ना चाहते हुए भी उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर की आमद यूँ भी इसके लिए गैर मुतफक्किर नहीं थी। इसे मालूम था कि माहम का मामला होने के बाद जावेद की सूरत में इसके साथ रियायत नहीं करेगा। यूँ भी इसे शाक लगा था कि इसकी बीवी का माजी में कोई ऐसा आशिक रह चुका है जो अब तक इसे नहीं भूला। मुझे अफसोस है मिसेस जावेद, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन केस इस मोड़ पर आ गया है कि मेरे लिए आपसे मुलाकात नागुज़ीर थी। वो ड्राइंग रूम में बैठते सलाम दुआ के बाद बोला, मैं समझती हूँ इस बात को, आप कहिए जो आपको कहना है। इसने झुकी हुई नज़रों के साथ इंस्पेक्टर को जवाब दिया। आपको मालूम ही होगा मैं जावेद साहब की शिकायत पर आपसे मिलने आया हूँ। इन्हें यकीन है कि माहम के कत्ल में आपके एक्स बॉयफ्रेंड का हाथ है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। मोना का चेहरा गुस्से से सुर हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा नहीं आपके शोर का इल्ज़ाम है। इसने बेपरवाही से माजरत की। हमारे यहाँ मर्दों को ज़रा सा आसरा मिल जाने पर बीवी पर इल्ज़ाम लगाने के सिवा और आता ही क्या है। खुद का करैक्टर चाहे कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, बीवी साहब को दूध से धुली हुई चाहिए। ये उष्णा थी जो ट्रे में काफ़ी के मग ली अंदर दाखिल हुई। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जावेद साहब का अपना किरदार ठीक नहीं? इंस्पेक्टर ने इसकी तरफ गौर देखा। जी नहीं, मैंने सिर्फ एक जनरल बात की है। उष्णा ने इससे नजरें चुरा। बहरहाल इस वक्त तो मैं मिसेस जावेद से हाशिम के बारे में मालूमात हासिल करने आया हूँ। इससे इसका नाम जिस तरह इस केस में सामने आया इस तक हमारी रसाई बहुत ज़रूरी होगी। इंस्पेक्टर बात को बढ़ाने की वजह असल मुद्दे पर आ गया। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अगर वो माहम का मुजरम है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो मेरे लिए नापसंदीदा था, अब इससे कहीं ज़्यादा काबिल नफरत हो चुका है। मोना के लहजे में सचमुच हाशिम के लिए नफरत थी। ये बात है तो फिर बताइए इसके बारे में। इंस्पेक्टर हमादन गोश हुआ। हाशिम एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। इसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी थी, लेकिन फिर ना जाने कैसे मैं उसकी नज़रों में आ गई। वो दोस्ती के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। मेरे इनकार को इसने अपनी जिद बना लिया। यहाँ तक कि एक दिन ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। वो मुझे धमकियाँ देता रहा। अगर मैंने इसकी दोस्ती को कबूल नहीं किया तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मोना इन दिनों बहुत खौफजदा रहती थी। इंस्पेक्टर साहब, घर वालों को कुछ बताने में डर लगता था। वो कॉलेज छुड़वाकर इसे घर बिठा लेंगे। उष्णा ने भी इंस्पेक्टर को सूरत हाल से कहा किया। आज की तरह माजी में भी मेरी इस बहादुर दोस्त ने मेरा साथ दिया। ये ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर हाशिम के वालिद साहब के पास मिलने चली गई और इनसे हाशिम की शिकायत कर दी। हमारी शिकायत सुनकर उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आइंदा हाशिम मुझे तंग नहीं करेगा, और वाकई ऐसा हुआ। इस दिन के बाद हाशिम कॉलेज में दिखाई नहीं दिया और कुछ दिन बाद सुनने में आया कि वो यूरोप के किसी मुल्क चला गया। इंस्पेक्टर के महज़ब रवैये ने मोना को बहुत हौसला दिया था। वो बिना किसी झिझक सब बताती जा रही थी। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत दिनों तक खान साहब की तारीफ करते रहे कि वो कितने भले आदमी हैं कि सिर्फ एक लड़की की शिकायत पर अपने बेटे के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया। असल हकीकत तो हम पर बहुत अरसे बाद खुली। उष्णा ने एक बार फिर गुफ्तगू में हिस्सा लिया तो उसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। क्या थी वो असल हकीकत? इंस्पेक्टर ने दिलचस्पी से पूछा। मसूफ थ्रिल और एडवेंचर के नाम पर दोस्तों के साथ चोरी डाके की वारदातें करते फिरते थे और
जिस दिन हमने इसकी शिकायत लेकर वालिद के पास गए थे, इससे एक दिन कबल ही इसकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। इसने और इसके दोस्तों ने किसी बड़े स्टोर पर नकबजनी की थी और खुफिया कैमरे की जद में आ गए थे। हाँ साहब ने ताल्लुकात और पैसे इस्तेमाल करके बेटे को मुसीबत से निकाला और माहौल तब्दील करने के लिए यूरोप भिजवा दिया। हम बेचारे हाँ समझते रहे कि ये सारी मेहरबानी हम पर थी। वो अपनी बात के इख्तिताम पर जोर से हंसे। इस बार भी एक कैमरे ने मसूफ की चोरी पकड़ ली है। मैं आपसे तस्दीक करवाने आया हूँ कि आया हाशिम यही शख्स है या नहीं। इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर उंगलियों को जुम्बिश दी, फिर अपना मोबाइल मोना के हाथ में थमा दिया। उष्णा भी झुककर देखने लगी। स्क्रीन पर एक शख्स गली की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था, जो तो अमीराती सामान की वजह से बंद पड़ी हुई थी और किसी सवारी का इस जानिब से आना नामुमकिन था। जीन्स और टी शर्ट में मलबूस वो शख्स माहम के घर के दरवाजे के सामने आ ठहरा। पहले इसने 2-3 मरतबा इत्तला का घंटी बजाई। कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न होने पर इसने अपनी जेब से कुछ निकाला और ताले के सुराख में दाखिल करके घुमाता रहा। चंद ही लम्हों बाद वो इन्हें घर में अंदर दाखिल होता दिखाई देने लगा। इस सारे वीडियो क्लिप में काबिल जिक्र बात ये थी कि इस शख्स ने अपने हाथों में दस्ताने पहन रखते। ये हाशिम ही है। अगरचे हम 5-6 साल के वक्फे से देख रहे हैं, लेकिन पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये हाशिम ही है। लेकिन माजी के मुकाबले में इसमें सिर्फ फ़र्क ये आया है कि अब इसने हल्की मूछें रख ली हैं और जिस्म थोड़ा सा भर गया है, लेकिन ये 100% हाशिम ही है। पूरी फुटेज देखने के बाद उष्णा को जोश अंदाज में तस्दीक करने लगी। मोना ने सिर्फ सर हिलाकर इसकी ताकीद करने पर इत्तेफाक किया। ये फुटेज हमें आपके पड़ोसी अशरफ अली ने फराम किया है। आप स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बाद वाली फुटेज भी देखें। इंस्पेक्टर ने मशवरा दिया। उन्होंने अगली फुटेज देखी। ये निस्बतन मौसर थी। इस फुटेज में इन्हें हाशिम गेट खोलकर बाहर आता हुआ दिखाई दिया। बाहर निकलने से कबल इसने सर बाहर निकालकर बाएं जानिब देखा, फिर तेजी से इस सिमत में चल पड़ा जिस सिमत से आया था। हाशिम के घर में दाखिल होने का और बाहर निकलने का तकरीबन 15-16 मिनट का वाक़या है। हाशिम ठीक 1:15 बजे आपके घर में दाखिल हुआ था और इसकी वापसी 1:31 पर हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक माहम की मौत का वक्त 12 से 2 के दरमियान का है। इस एतबार से हाशिम को मुजरिम समझने का पूरा जवाब बनता है। वो है ही हबीस आदमी। अब फौरन इसे गिरफ्तार करें। इंस्पेक्टर साहब। मोना गमो गुस्से से भरे हुए लहजे में इंस्पेक्टर को मशवरा दे रही थी। वो समझ सकती थी कि अगर माम की जगह वो घर पर होती तो इसी अंजाम से 2-4 हो चुकी थी जिससे माम हुई। मैं हाशिम को शामिल तफ्तीश करना चाहता हूँ, इसके लिए आपसे इसका निशान पता लेने यहाँ आया हूँ। वो मशहूर बिजनेसमैन दिलदार खान का बेटा है। इसका मोबाइल नंबर जिससे मुझे वो कॉल करता रहा आपको नोट करा देती हूँ। शुक्रिया वाती। उम्मीद है आइंदा जरूरत पड़ने पर भी आप इसी तरह ताउन का मुजाहरा करेंगे। इंस्पेक्टर ने नंबर नोट कर लिया और वापसी के लिए तैयार नजर आने लगा। जाते जाते वो खुसूसी तौर पर उष्णा का शुक्रिया अदा करते गया।